अनायतुल्लाह तमश्की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 93 बाय प्लान बी यूट्यूब चैनल। हमें बताया तो ये गया था कि रवानगी अलग सुबह होगी, लेकिन ये वक्त बदल गया और हम दोपहर के बाद अपने ठिकाने से चले। हम इकट्ठे नहीं चल रहे थे बल्कि दूर दूर बिखर कर जा रहे थे। हम दूर से देखे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इलाका घना जंगल था और इसमें चट्टानें और टेकरियां भी थीं। घास खासी ऊंची थी और जंगली पौधे भी ज्यादा थे। हम दरिया के किनारे उस वक्त पहुंचे जब सूरज गुरूब हो रहा था। दरिया के किनारे दो कश्तियां बंधी हुई थीं और 4 आदमी वहां मौजूद थे। ये चप्पूं से चलने वाली छोटी कश्तियां थीं। ये दोनों आदमी मल्लाह थे। इंतजाम देखिए, वो पहले से मौजूद थे और इन्हें मालूम था कि ये सारा काम क्या है। इनमें से एक ने बताया कि आगे रास्ता साफ है। जब शाम गहरी हो गई तो 7-8 आदमी एक कश्ती में बैठे और 2 मल्लाहों ने चप्पू मारने शुरू कर दिए। आधी पार्टी भी पीछे बैठी हुई थी। इस कश्ती को वहां से सामने वाले किनारे तक ले जाना था, जो बड़ा ही मुश्किल काम था क्योंकि दरिया का पार तंग था और गहराई ज्यादा थी, इसलिए मौजें ज्यादा उठ रही थी। ये इन मल्लाहों का ही कमाल था कि वो कश्ती पार ले जा रहे थे। मैं तो देख देख कर कहता था कि कश्ती अभी डूबी कि अभी डूबी। मौजें से ऊपर उठा कर पटकती थी। अंधेरा इतना हो गया था कि अब पार वाला किनारा बिल्कुल दरिया भी नजर नहीं आता था। पार वाले किनारे पर एक माचिस जली और 1-2 सेकंड बाद बुझ गई। उस्मान हमारे साथ था। इसने कहा, चलो कश्ती में सवार हो जाओ। वो रोशनी इशारा था कि पहली कश्ती मंजिल पर पहुंच गई है और दुश्मन का कोई खतरा नहीं। हम सब कश्ती में बैठे और मुल्लाहों ने चप्पू मारने शुरू कर दिए। खतरा यह था कि कभी कभी दरिया में फौजी मोटर बोट में गश्त करने के लिए निकला करते थे, लेकिन मैं तो दुश्मन से ज्यादा इस दरिया को दुश्मन समझ रहा था। मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ जिसमें कोई दरिया, कोई नहर भी नहीं। यही दरिया था जिसमें पुल से कूद कर आया था और तैर कर किनारे लगा था। लेकिन इस रोज़ ये दरिया गुर्रा गुर्रा कर कश्ती को ऊपर से नीचे फेंकता और झंझोड़ता था। आखिर कश्ती को मल्लाह किनारे पर ले गए और हम उतरे। अब यह खतरा शुरू हो गया था कि ये इलाका दुश्मन की ज़ेर निगरानी था और वो पोस्ट कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। आशिक अली मुझसे अलग हो गया था और उस्मान ने मुझे अपने साथ रखा था। वहाँ 2 आदमी ने हमारा इस्तकबाल किया। उस्मानी ने बताया कि मैं इंडियन आर्मी से भागकर इनके पास आया हूँ। वो दोनों बड़े इत्तेफाक और प्यार से मिले। इनमें से एक इस पार्टी का कमांडर था जो पहले इस इलाके में मौजूद थी। उन्होंने उस्मान के साथ कुछ बातें की जो मैं न समझ सका। अपने मिशन की ही बातें होंगी। इस पार्टी के जवान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मालूम हुआ कि उनकी तादाद 12 है। अगर ये पार्टी फौज की होती तो कश्तियों में उसका बहुत सा सामान भी लदा होता। एमुनेशन और ग्रेनेडों के बक्स तो जरूर होते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फालतू सामान नहीं था। वही कुछ था जो हमने अपने जिस्मों के साथ बांध रखा था। राइफलें, टमी गन्ने और स्टेन गन्ने थी। इनके एमुनेशन हमने टोचों में डाल रखा था और टोच हमारे जिस्मों के साथ बंधे हुए थे और हर जवान के पास 2-2 ग्रेनेड थे। ये ग्रेनेड फौजियों से छीने गए थे। इंडोनेशियन मुजाहिदीन की अपनी कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। हर ऑपरेशन आर्डर के नीचे ये अल्फाज जरूर लिखे होते थे कि गोली उस वक्त चलाओ जब यकीन हो कि एक दुश्मन को जरूर लगेगी। ये तो हर किसी के जहन में डाल दिया गया था कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए एक भी गोली नहीं। दूसरी पार्टी का कमांडर उस्मान के साथ बातें करके चला गया और मैं उस्मान अकेले रह गए। हमारी अपनी पार्टी के आदमी इधर उधर हो गए थे। इस तरह बिखर कर एक दूसरे से दूर जाना स्कीम के मुताबिक था। हर आदमी को अपने अपने काम का पूरा पूरा पता था। इतने घने जंगल में जहाँ ऊंची नीची टेकरियां थी, वहाँ हमारा एक दूसरे के साथ राब्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन राब्ता कायम था जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंढक बोलता था या कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज़ आती थी। अगर मुझे मालूम ना होता तो मैं इन आवाज़ों की तरफ तवज्जो ही ना देता और इन्हें मेंढक और उल्लू की ही आवाज़ें समझकर नज़रअंदाज कर देता। ये तो जंगल की रात की आवाज़ें होती हैं, लेकिन यह आवाज़ें हमारे अपने साथियों की थी। एक बार उस्मान ने भी मुंह से उल्लू की आवाज़ निकाली। इसके जवाब में मेंढक बोला। उन्होंने इन आवाज़ों का कोड बना रखा था जिसे अभी मैं नहीं समझ सका था। हमारे इस मिशन की हर बात और हर हरकत बड़ी दिलचस्प, पुरस्कार और इमरान अफरोज थी, लेकिन मैं ये सारी तफसीलात नहीं सुना सकूंगा। उस रोज़ मेरे पास ट्रेन गन थी और उसकी भरी हुई 4 मैगनीज़ें मैंने अलग उठा रखी थी। 2 ग्रेनेड थे और एक खंजर। मिलिट्री पोस्ट जिस पर पहले हमला करना था वो भी कुछ दूर थी। मेंढकों और उल्लुओं की आवाज़ें थोड़ी हो गई थी और दूर हटती जा रही थी। मैं और उस्मान आपस में कोई बात करते तो वो कान में करते थे। हमें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस्मान ने अपना बाजू मेरे आगे करके मुझे रोक दिया। हम दोनों ने गौर से सुना तो हमें बातें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही थी। आवाज़ें हमारे सर पर पहुंच गई तो मैंने सुना वो अंग्रेज़ी में बातें करते आ रहे थे, जिससे कोई शक न रहा कि गोरा रेजिमेंट की गश्ती संतरी हैं। एक ने मुंह से सीटियां बजानी शुरू कर दी, जो इन गोरों की आदत थी। हुआ यह कि वो ज़रा तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे और हम इतनी तेज़ी से छुप ना सके। उस्मान उस तरफ था जिस तरफ से वो आ रहे थे।
उस्मान बड़ी फुर्ती से बैठा और पीछे को सिरका, लेकिन उसके यूं पीछे हटने और छुपने से झाड़ियों में आवाज़ पैदा की जो रात के सन्नाटे में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं भी एक झाड़ी की ओट में हो गया था। अंधेरे में भी वो दोनों गोरे नजर आने लगे। यूँ लगता था जैसे इनके कद आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए हों। शायद ये नजर का धोखा था। मैं झाड़ी के पीछे बैठा हुआ इन्हें देख रहा था और मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इनके पास टॉर्च ना हो, अगर होगी तो वो ना जले। लेकिन इन्हें शक हो गया था कि यहाँ कुछ है। दोनों रुक गए। मुझे भी ये नजर आ गया कि दोनों के पास स्टेन गन्नें थी जो उन्होंने अपने कांधों से लटका रखी थी। इनमें से एक तो एक जगह खड़ा रहा, दूसरा ऐसा ऐसा चलता उस झाड़ी तक पहुंचा जिसके पीछे उस्मान छुपा बैठा था। गोरे ने स्टेन गन कंधे से उतार ली। वो अंग्रेजी में अपने साथी से कह रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। मेरा तो जैसे खून ही खुश्क हो गया। वो बदबख्त उस झाड़ी के पास जा रुका था जिसके पीछे उस्मान छुपा हुआ था। उस काफी ने उस्मान को देख लिया था और अपनी जुबान में कहा कि फौरन उठो, तुम हो कौन? फिर उसने अंग्रेजी में गाली दी। उसका साथी भी झाड़ी के करीब आन खड़ा हुआ। वो गोरा जो पहले आया था इसकी पीठ मेरी तरफ थी। फासला 3 गज से ज्यादा नहीं था। इन्हें तो पता नहीं चल सका था कि कोई और भी एक झाड़ी के पीछे छुप गया है। मैंने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि आज की रात मेरी और उस्मान की ज़िंदगी की आखिरी रात है। उस्मान उठकर भागने की कोशिश करता तो स्टेन गन का एक ही बरस्ट इसे ख़त्म कर देता। मैंने इस सूरत हाल में भाग नहीं बल्कि इन गोरों पर स्टेन गन चलानी थी और उन्होंने भी मुझ पर फायर करना था। सोचने का कोई वक्त नहीं था। वह तो 1 सेकेंड भी बड़ा लंबा वक्त था। मैं पहले कह चुका हूँ कि फौज से भागने के बाद मौत मेरी हमसफर रही है। फौरन फैसला कर लिया कि मरने से पहले मौत पर एक झपट्टा तो जरूर मारूंगा। उस्मान अभी झाड़ी से उठा नहीं था। मैंने खंजर निकाला और पाँव पर बैठे बैठे इस पोजीशन पर हो गया। जंप आसान हो गई। मैंने दिल में अल्लाह से यूं इल्तिजा की, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। फिर मैं दबाकर छोटे स्प्रिंग की तरह उछला। जिस गोरे की पीठ मेरी तरफ थी, पीछे से अपना बाजू इसकी गर्दन में डाल दिया और बाजू का घेरा यक लख तंग कर दिया और इसके साथ ही खंजर बुलंद करके गोरे की पसलियों में घोंप दिया। निकाला और फिर घोंपा और निकाल कर एक बार फिर मारा। गोरे को इस वक्त तक उठना छोड़ा जब तक इसकी स्टेन गन इसके हाथ से न गिर पड़ी। मुझे खतरा नजर आ रहा था कि दूसरा गोरा उस्मान पर स्टेन गन फायर कर देगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मंजर दिखाया जो सूरत हाल में बिल्कुल ही गैर मुतवक्को था। वो ये कि इधर मैंने उस गोरे को छोड़ा, उधर देखा कि दूसरा गोरा भी गिर पड़ा था और उस्मान इसके सर पर खड़ा था। इस सारी कार्रवाई में 5 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड लगे होंगे। हुआ यह था कि उस्मान ने मुझे बताया कि दूसरा गोरा ऐसे जाविये पर खड़ा था कि उस्मान उस पर वार कर सकता था। उस्मान के पास स्टेन गन थी, लेकिन रात को खामोश रखने के लिए ज़रूरत थी, इसलिए स्टेन गन फायर नहीं की जा सकती थी। मैंने जब एक गोरे को दबोच लिया तो दूसरा गोरा जो 3-4 गज या शायद इससे ज़्यादा फासले पर खड़ा था हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया। इसका बायां पहलू उस्मान की तरफ था। उस्मान ने फुर्ती से खंजर निकाला और उठकर गोरे को दबोचा नहीं, बल्कि बड़ी तेज़ी से उठकर खंजर गोरे के पहलू में मारा और इस तरह 2-3 बार खंजर इसके पहलू सीने में घोंपा। वो गोरा भी गिर पड़ा। इन गोरों पर हमारा हमला गैर मुतवक्को था, इसलिए वो संभल ना पाए। फिर भी मैं उस्मान की फुर्ती और हमले पर हैरान रह गया। मैंने भी एक गोरे को मार दिया था, लेकिन हमला पीछे से किया था। उस्मान इस गोरे को तकरीबन सामने हो गया था और दोनों के दरमियान फासला 4-5 कदम था। वो गोरा इसे देखकर इस पर फायर कर सकता था, लेकिन उस्मान हैरानकुन हद तक तेज निकला। हमने दोनों गोरों की स्टेन गनें लेकर अपने कंधों से लटका ली और जिन लंबे पोचों में इनकी भरी हुई मैगजीनें रखी थी वो पोची उतार कर गले में डाल लिए। हमने इनकी जेबों की तलाशी न ली। इनके बाजू से गड़ियां बंधी हुई थी वो उतार ली और आगे चल पड़े। उस्मान ने कहा, बिस्मिल्लाह, अच्छी नहीं हुई, दुआ करो अल्लाह खैर करे। अभी उसने अल्फाज कहे थे कि एक टॉमी या स्टेन गन फायर हुई। इसके साथ ही गोरों की पोस्ट दूर रोशनी से राउंड फायर हुए। हम अभी इस पोस्ट यानी अपने टारगेट से दूर थे। इस फायर से नुकसान हुआ कि हम गोरों पर बेखबरी में जो झपकून मारना चाहते थे वो सूरत खत्म हो गई थी और गोरे बेदार हो गए थे। उस्मान ने कहा कि अपने किसी आदमी ने किसी वजह से घबराकर ये बरस फायर किया है। बाद में मालूम हुआ कि जिस तरह हमें 2 गोरे गश्त पर मिल गए थे, इसी तरह 2 गोरे सिपाही एक और जगह गश्त पर जा रहे थे। बिल्कुल हमारी तरफ दूसरी पार्टी के 2 आदमी अचानक इनके रास्ते में आ गए और छुप गए। गोरों ने देख लिया और जब इनके करीब आए तो एक ने स्टेन गन का बरस फायर करके दोनों को खत्म कर दिया। इन दोनों इंडोनेशियाई गुरीलों की जाने तो बच गई, लेकिन शब खून था वो खत्म हो गया था। ये उनसर खत्म हो जाए तो समझो मिशन ही नाकाम हो गया, लेकिन हमारे बेखौफ मुजाहिदीन ने कुछ और सोचने के बजाय पोस्ट पर हल्ला बोल दिया। फिर तो यूं हुआ कि जंगल की खामोशी और तारीक रात राइफलों और मशीन गनों के बेहंगम फायर से लर्जने लगी। पोस्ट की मशीन गनों ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। हम जानते थे कि फौज में मशीन गनें किस बेदर्दी से फायर की जाती हैं और फायर का तरीका ये होता है कि गन की नाली हर तरफ घुमाई जाती है और इससे 1 इंच जगह भी महफूज नहीं रहती। पोस्ट से रोशनी राउंड फायर हो रहे थे, जिनकी रोशनी की वजह से मुजाहिदीन पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। 2 ग्रेनेड फेंके गए, लेकिन वो पोस्ट के बाहर गिरे। मैं और उस्मान दौड़ते वहां तक गए, लेकिन आगे न जा सके। मशीन गनों और राइफलों की गोलियां सरों के ऊपर से गुजर रही थी और हमारे दाएं बाएं आगे और पीछे जमीन में भी लग रही थी। पोस्ट से 2-3
सुर्ख रोशनी राउंड फायर हुए। ये पोस्ट ने नदी के पार अपनी कंपनी को इशारा दिया कि खतरा है और मदद को पहुंचो। पोस्ट के साथ एक चट्टान थी। उस्मान ने कहा, चलो इस चट्टान पर चलते हैं। कहने के हद तक तो ठीक था, लेकिन इतनी ज्यादा फायरिंग में से गुजरकर वहां तक पहुंचना खुदकुशी के बराबर था। बहरहाल कुछ तो करना ही था। बड़ी आसान सूरत ये थी कि हम लोग पसपा हो आते और ये समझते कि शब खून नाकाम हो गया है, लेकिन हम में से किसी को भी मंजूर नहीं था। दूसरी पार्टी के एक इंडोनेशियन ने हैरानकुन जुर्रत का मुजाहरा किया। जब रोशनी राउंडों की रोशनी खत्म हुई तो पेट के बल रेंगता पोस्ट की एक मशीन गन पोजीशन के नीचे तक पहुंच गया। वहां सैंड बैगों की दीवार थी। वो नीचे से उठा, मशीन गन की नाली दोनों हाथों से पकड़े और गन को जोर से पीछे धकेला और फिर आगे को खींचा। गनर गालिबन पहले धक्के से पीछे को गिरा होगा, इसलिए गन हमारे आदमी के हाथ में आ गई और वो गन लेकर वहां से दौड़ पड़ा। गन के साथ गोलियों की बेल्ट लगी हुई थी। इस मुजाहिद की ये दिलेरी बेमिसाल थी, लेकिन इसके हाथ आने वाले चंद दिनों के लिए बेकार हो गए थे, क्योंकि फायर करते हुए मशीन गन की नाली इतनी गर्म होती है जितनी गर्म वो सलाख हो जाती है जिसे कुछ देर आग में रखा जाता है। इस मुजाहिद की दोनों हथेलियां जल गई थी। सुबह तक हेलियों पर आबले उठाए, लेकिन रात तक उसने परवाह न की और मशीन गन चट्टान तक ले गया। इधर से मैं और उस्मान बचते बचाते कहीं रेंगते कहीं ओट के नीचे चट्टान के ऊपर पहुंच गए। उधर से ये मशीन गन आ गई। तब हमें पता चला कि ये जाबाज गन कहां से किस तरह लाया है। उस्मान ने गन ले ली और वहां से पोस्ट पर फायर करने लगा। पोस्ट पर छत तो थी नहीं, सैंड बैगों की दीवार के अंदर खैमे थे। मैंने स्टेन गन से पोस्ट के अंदर फायर किया, फिर पोस्ट के अंदर एक ग्रेनेड फेंका। अब हमें इत्मीनान हो गया कि हम जो नुकसान करना चाहते हैं वो कर लिया। मैंने उस्मान से कहा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि नदी के उस तरफ से 2 कंपनियां भी आ रही होंगी। उस्मान ने इतना ही कहा, नहीं आ सकेंगी, इंतजाम कर दिया है। उस्मान ने इतना ही कहा था कि नदी की तरफ बड़े जोर का धमाका हुआ और बहुत बड़ा शोला चमक कर बुझ गया। उस्मान ने कहा, देखो पुल उड़ा दिया गया है, अब हमारी तरफ कोई नहीं आ सकता। पुल उड़ाने का इंतजाम दूसरी पार्टी के साथ था। उस पार्टी के आदमी ने काम बड़ी कामयाबी से कर दिया था। अगले रोज पता चला था कि दोनों कंपनियां अपनी पोस्ट की मदद के लिए आ रही थी और पुल तक पहुंच भी गई थी, लेकिन पुल दरमियान से उड़ा दिया गया और लकड़ी का वो पुल नदी में कई टुकड़ों में गिरा और नदी में डूब गया। गोरों की पोस्ट खामोश हो चुकी थी। ये अब दूसरी पार्टी का काम था कि पोस्ट से असला और एमुनेशन और काम की दीगर चीजें उठाकर ले जाए। हमारी पार्टी के लिए हुक्म था कि मिशन मुकम्मल करके फौरन वापस आ जाए। मिशन मुकम्मल हो चुका था। मैं और उस्मान चट्टान से उतरे और दूसरी पार्टी के कमांडर्स को ढूंढने और पुकारने लगे। वो मिल गया और इसने कहा कि आप लोग निकल जाएं। इस मिशन का दरअसल मकसद ये था कि फौज को ये बताया जाए कि अब इस इलाके में फौज का अमल दखल खत्म कर दिया गया है और आइंदा कोई फौजी पोस्ट किसी बस्ती के करीब न बनाई जाए। जरा गौर से सुनिए कि पुल किस तरह उड़ाया गया। पुल को इस बारूद से उड़ाया गया था जिससे बत्ती से आग लगाई जाती है। दूसरी पार्टी का एक इंडोनेशी ये बारूद इस बत्ती में लगा कर ले गया। हमारी पार्टी का जो आदमी इसके साथ था वो आशिक अली था। दोनों पुल के दरमियान तक चले गए। पुल के उस तरफ या इस तरफ कोई संतरी नहीं था। इंडोनेशी ने पुल के किनारे से झुककर नीचे एक जगह डायनामाइट का स्लेब रख दिया। बत्ती का सिरा पुल पर था। उसने माचिस जलाकर बत्ती को आग लगा दी। बत्ती का छोटा सा शोला शरारे की मानित था जो नदी के दूसरे किनारे तक गोरों को नजर आ गया। कंपनी पुल तक आ गई थी। इधर से एक गोली फायर हुई। गोली डायनामाइट रखने वाले को लगी। ये वो वक्त था जब वो बत्ती जला चुका था। उसने आशिक अली से कहा कि मुझे गोली लग गई है, मैं बच नहीं सकूंगा, तुम भाग जाओ। आशिक ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा न सका। उसने फिर आशिक से कहा कि वो भाग जाए। आशिक वहां से दौड़ा तो पीछे से मशीन गन या स्टेन गन के 2-3 बर्स्ट फायर हुए, जिनसे आशिक शदीद जख्मी हो गया, लेकिन वो पुल से निकल आया और हमारी तरफ आकर गिरा। इसके साथ ही बारूद यानी डायनामाइट फटा और पुल के साथ वो इंडोनेशी मुजाहिद भी उड़ गया। दोनों पार्टी करीब वाले गाँव में इकट्ठी हुई तो पता चला कि 6 इंडोनेशी मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं और 3-4 जख्मी हैं। एक कमरे में लालटेन की रोशनी थी। 2 इंडोनेशी आशिक अली को उठा लाए। वो बेहोश हो चुका था। कुछ गोलियां इसके दाएं कंधे के करीब लगी थी और कुछ बाएं टांग में लगी। दूसरी पार्टी के कमांडर ने कहा कि इसे यहीं छोड़ जाओ, लेकिन उस्मान ने कहा कि वो इसे साथ ले जाना चाहता है। चुनांचे फौरी तौर पर इसके जख्मों पर कपड़े बांध दिए गए। मैंने और 2 इंडोनेशियन ने उठा लिया। गाँव के एक आदमी ने कहा कि इस तरह मत उठाओ, चारपाई पर डालकर ले जाओ। हमने इसे चारपाई पर डाला और उठाकर चल पड़े। हम थोड़ी दूर गए थे कि पीछे कोई दौड़ता आया और चारपाई पर हाथ रख दिए। उस्मान साथ था। वो कोई इंडोनेशी गुरीला था। उस्मान ने के साथ बात की तो ये समझ सका कि ये इंडोनेशिया अपनी किसी बात पर अड़ा हुआ है और जिद कर रहा है कि कुछ दिन मैं इनकी जुबान पर बहस होती रही। आखिर उस्मान मान के और आगे चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि इस इंडोनेशी की आवाज मर्दाना नहीं। अंधेरे में चेहरा तो ठीक तरह नजर नहीं आता था। वो हमारे साथ चल पड़ा। मैं और उस्मान आगे आगे चल रहे थे। मैंने इससे पूछा कि ये कौन है और क्या बातें हो रही हैं। उस्मान ने बताया कि ये वो लड़की है जिसे जख्मी हालत में आशिक अली उठाकर इधर आया था और फिर हमारे साथ ही रह गया। वो आमना थी जो दूसरी पार्टी के साथ इस मिशन या ऑपरेशन में शरीक हुई थी। हमारे साथ जो लड़कियां थी उन्होंने आमना को अपने साथ लिया
और पता चला कि वो आशिक अली के लिए इतनी परेशान है कि रो रही है और जिद कर रही है कि आशिक के साथ ही जाऊंगी और कुछ दिन इसके साथ रहूंगी। वो हमारे साथ आ गई और फिर कश्तियों ने हमें अपने किराए तक पहुंचा दिए और फिर हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए। यहाँ मरहम पट्टी का नहायत अच्छा इंतजाम था, लेकिन आमना की बेताबियां ऐसी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि आशिक इतना शदीद जख्मी होकर भी बच गया था। वो चौथे दिन होश में आया और इसने आंखें खोली थी और ये 4 दिन आमीना उसके साथ रही। उसने जब होश में आकर आंखें खोली थी तो उसे जो पहला चेहरा नजर आया वो आमीना का था।